हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी की। तो कल जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है एसएससी जीडी का 10 जनवरी को, तो 10 जनवरी को पूछे गए ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों का एग्ज़ाम 11 और 12 जनवरी को है तो वो बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें कि हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, अगर आप लोगों का एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का आज या फिर कल, तो अगर आप लोगों का एग्ज़ाम है अगर आज या फिर कल, तो ये वीडियो जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट कर लिए जाएं। हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2017-18 विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है। तो वर्ष 2017-18 विजय हजारे ट्रॉफी का जो खिताब है ये जीता है तमिलनाडु में। इससे पहले अगर हम बात करें साल 2007-8 की, तो इसमें बंगाल को हराकर उन्होंने खिताबी जीत दर्ज की थी, जबकि साल 2017-18 में कर्नाटक के हाथों उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में हार मिली थी। 2017-18 विजय हजारे ट्रॉफी भारत में लिस्ट ए क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी का 16वां सीजन था। यह भारत की 28 घरेलू क्रिकेट टीमों द्वारा लड़ा गया था। तमिलनाडु डिफेंडिंग चैंपियन थे। दिसंबर 2017 में खिलाड़ियों को 2018 इंडियन प्रीमियर लीग से पहले अभ्यास करने की अनुमति देने के लिए फिक्सर को आगे लाया गया था। अगर हम बात करें कि 2017-18 विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जो किसने जीता था, तो यह ध्यान रखना है कि कर्नाटक ने जीता था। और अगर हम उप विजेता की बात करें तो उप विजेता टीम थी तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगस्त 2022 में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, अगस्त 2022 में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, अभिनेता अक्षय कुमार को 7 फरवरी 2022 को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने अक्षय को राज्य की एक पारंपरिक टोपी, एक शॉल और 4 तीर्थ स्थलों जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के सभी दरों की एक चित्रकारी पेंटिंग भेंट की। अक्षय कुमार से पहले क्रिकेटर ऋषभ पंत को भी दिसंबर 2021 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। इससे पहले ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। अब इसके बाद अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2000 के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है। देखिए, अगर हम बात करें 2000 की, सबसे पहले जान लीजिए कि 50 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित होता है। 2000 नोट के पीछे किसका चित्र अंकित होता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। देखिएगा, 50 रुपए के नोट के पीछे हम्पी मंदिर का चित्र अंकित किया गया है। कर्नाटक के विजयनगर में स्थित यह मंदिर समृद्धशाली सभ्यता का प्रतीक है। अब इसके केवल कुछ ही अवशेष शेष हैं। हरिहर एवं बुक्का इसके संस्थापक हैं और ये काफी सुंदर जगह पर है। अब हम बात कर लेते हैं कि 20 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है। देखिएगा, 20 रुपए के नोट के पीछे एलोरा की गुफाओं के चित्र अंकित है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि 20 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है, एलोरा की गुफाएं। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने बनवाया था। शिल्प स्थापत्य कला को दर्शाने वाली ये गुफाएं काफी अद्भुत हैं। अगर हम बात करें कि 100 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, 100 रुपए नोट के पीछे रानी की वाव का चित्र है, जो गुजरात के पाटण जिले में स्थित है। इस विश्व विरासत स्थल से भी नवाजा जा चुका है। रानी उदयावती ने इस वाव का निर्माण करवाया था। 64 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा तथा 27 मीटर गहरा यह वाव काफी सुंदर है। अगर हम बात करें 200 के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित होता है, देखिए 200 रुपए के नोट के पीछे सांची का स्तूप, ये नोट कर लीजिए कॉपी पर या याद कर लीजिए। ये भारत के मध्य प्रदेश के सांची में स्थित है। इसका निर्माण 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसे सम्राट अशोक महान ने बनवाया था। इसके अलावा यहाँ छोटे बड़े अनेकों स्तूप भी हैं। अगर पूछा जाए कि 500 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्रण होता है, देखिए 500 के नोट के पीछे लाल किला का चित्र अंकित है। यह लाल किला दिल्ली में स्थित है। बलुआ पत्थर से बना यह किला मुगल कालीन वास्तुकला, सृजनात्मकता और सौंदर्य को दर्शाता है। शाहजहां ने इस किले को बनवाया, जो कि मुगल शासक था।
अगर पूछा जाए, हाँ अब बात कर रहे हैं 2000 के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कल आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो 2000 के भारतीय नोट पर मंगलयान का चित्र है, ये आपको ध्यान रखना है, जो यह दर्शाता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो मंगल ग्रह के कक्ष में यान पहुंचने में सफल रही है। यह भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी सफलता मानी जाती है। इसे 5 नवंबर 2013 को 2:38 को छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो है ये निलंबित नहीं किया जा सकता है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। एक राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का संरक्षण को निलंबित नहीं किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के संरक्षण के बारे में एक्सप्रेस बार संविधान के अनुच्छेद 359 में निहित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कलिंग युद्ध के समय मौर्य साम्राज्य का शासक निम्न में से कौन था। मौर्य सम्राट अशोक कलिंग के राजा पद्मनाभन के बीच 261 ईस्वी में यह कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। तो अगर पूछा जाए कि कलिंग युद्ध के समय मौर्य साम्राज्य का जो शासक था वो कौन था, अशोक, ये आपको ध्यान में रखना है। मौर्य साम्राज्य के प्रथम सम्राट और अशोक महान के दादा चंद्रगुप्त मौर्य राज्य विस्तार के समय कलिंग पर हमला किया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसी का बदला लेने के लिए सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। यह कलिंग का युद्ध का मुख्य कारण माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सितंबर 2022 में कोची में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का जलावरण किसने किया। सितंबर 2022 में कोची में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का जलावरण किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया। इस कार्यक्रम के दौरान औपनिवेशिक अतीत से अलग तथा समृद्ध भारतीय सामुद्रिक विरासत के अनुरूप प्रधानमंत्री ने नौसेना के नए ध्वज निशान का भी लोकार्पण किया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान दुनिया के संप्रभु राष्ट्रों में से सबसे लंबा संविधान है, जो हमारे देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को ध्यान में रखते हुए शासन करने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शन और ढांचा करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या पूछा गया था। काला घोड़ा कला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कला महोत्सव है। यह वार्षिक सांस्कृतिक समारोह दक्षिण मुंबई के धरोहर उपक्षेत्र के व्यापक क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो जान लेते हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक। आधुनिक भारत में जनगणना की शुरुआत के संबंध में उन्होंने बताया कि वर्ष 1872 में पहली जनगणना हुई। अगर पूछा है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में पहली जनगणना हुई थी। लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 में मानी गई। वही स्वतंत्र भारत में वर्ष 1951 में पहली जनगणना हुई। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है। देखिए, जागोई नृत्य जो है ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। जागोई, ये आपको ध्यान रखना है। इस शास्त्रीय नृत्य के रूप में मणिपुरी नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। यह लोकप्रिय रूप से हिंदू वैष्णववाद के अपने विषयों के लिए जाना जाता है, जो रासलीला के उत्कृष्ट प्रदर्शन को दिखाता है। यह शक्तिवाद, शैव और उमंग लाई जैसे आदिवासी देवताओं से संबंधित विषयों पर लाई गई हारा ओवा के दौरान भी प्रदर्शित किया गया है। मणिपुरी नृत्य के लिए स्वर संगीत एक वाद्य यंत्र से आता है जिसे पुंग कहा जाता है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या। देखिए, 7वीं पंचवर्षीय जो योजना है ये 1985 से 1990 के बीच में चली थी, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्रों में विकास स्थापित करना था। अगला क्वेश्चन देखा, क्या पूछा गया था, भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती। देखिए, भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा जो है गुजरती है, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द क्या होगा। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो उसको कहते हैं आगमिस्त्य पतिका, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन था गाइस कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होता है वीणा पाणी, ये आपको ध्यान रखना है। सरस्वती के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं भारती, वागेश्वरी, शारदा, वाग्देवी, माश्वेता, ज्ञानंदा, हंसवाहिनी और वागेश्वरी।
अतिवृष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ये क्वेश्चन था। तो देखिए अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है अनावृष्टि। अतिवृष्टि का अर्थ क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है, तो बहुत अधिक मात्रा में बारिश होना। और अनावृष्टि की बात करें तो अनावृष्टि का अर्थ होता है वर्षा का अभाव। जंगम का विलोम शब्द क्या होगा, देखिए जंगम का विलोम शब्द क्या होता है, जंगम का विलोम शब्द क्या होगा, स्थावर। ये आपको ध्यान रखना है। जंगम का अर्थ होता है जो चल सकता है और स्थावर का अर्थ होता है स्थिर। जंगम का पर्यायवाची अगर पूछा जाए तो जंगम के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, गमनशील, चल या चलायमान। स्थावर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अचल और स्थिर। ये सारे फैक्ट आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन था कि महाशिवरात्रि पर्व किस माह में मनाया जाता है। देखिए महाशिवरात्रि पर्व जो है ये फाल्गुन माह में मनाया जाता है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार साल 2021 में यह पर्व 11 मार्च सोमवार को पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य, देखिए आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कोल्टम। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस नृत्य का विषय भगवान शिव की दो पत्नियां गंगा और देवी पार्वती के बीच लड़ाई पर आधारित है। नृत्य शैली 7वीं शताब्दी में उभरी थी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और जो आपका सत्रिया असम का शास्त्रीय लोक नृत्य है। और गरबा ये गुजरात का लोक नृत्य है। तो सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया था। महात्मा गांधी नई श्रृंखला 50 के नोट का आधार रंग क्या। देखिए महात्मा गांधी नई श्रृंखला का 50 के नोट का जो रंग है वो पथरीला भूरा है। महात्मा गांधी नई श्रृंखला में 500 के नोट का रंग आकार, धीम, सुरक्षा सुविधाओं के स्थान और डिजाइन तत्वों में वर्तमान श्रृंखला से अलग है। यह नए नोट 66 mm 150 mm है। नोटों का रंग जो है स्टोन ग्रे है और प्रमुख नई थीम भारतीय विरासत स्थल लाल किला है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो आपको मैंने फैक्ट बताए हैं, मैंने ये सारे फैक्ट आपको 500 रुपये के नोट के आधार पर बताए हैं। और पूछा जाए कि 50 के नोट का रंग क्या होता है, पथरीला भूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी किस अनुच्छेद में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। तो देखिएगा भारत के राज्यों में केरल 2011 में 94% के साथ उच्चतम साक्षरता दर थी। तो केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के राजस्थानी क्षेत्र औसत साक्षरता दर के साथ केरल के से पीछे थे। विशेष रूप से देश के सभी प्रमुख राज्यों में जनगणना के समय महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक साक्षर थे। जैन भारत में सबसे अधिक साक्षरता समुदाय है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन था त्रिपुरा में राज्यसभा की एक सीट के लिए सितंबर 2022 को किस एक कैंडिडेट बनाया गया। एक सीट के लिए बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव को कैंडिडेट बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया था। ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला ध्वजवाहक कौन रहे थे। तो ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला ध्वजवाहक कौन थे, महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय ध्वज ले जाने वाले पहले भारतीय पुरमा बनर्जी। तो आपको ध्यान रखना कि ओलंपिक भारत की तरफ से पहला ध्वजवाहक ले जाने वाले पुरमा बनर्जी थे। 400 मीटर धावक को यह सम्मान 1920 बेल्जियम के एटपाट ओलंपिक में मिला था। साल 1947 भारत को आज़ादी मिलने के समय अगले ओलंपिक लंदन 1948 देश के लिए एक महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। बैडमिंटन खेल में कितने अंक होते हैं। देखिए हर खेल 21 पॉइंट पर खेला जाता है, जहां खिलाड़ी एक रैली जीत कर 1 पॉइंट स्कोर करता है। यह उस पुरानी व्यवस्था से अलग है जिसमें खिलाड़ी सिर्फ अपने सर्व जीत कर ही अंक पा सकते हैं। 3 खेल में सर्वोत्तम एक ही मैच होता है। सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे। देखिए श्री रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई श्री सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1864 में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की। 3 वर्ष पश्चात 4 अन्य भारतीयों ने भी सफलता हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1925 में। यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो इसके जो अध्यक्ष हैं डी राजा दोरीसामी राजा हैं, इसके अध्यक्ष की बात कर रहा हूं। अगर हम संस्थापक की बात करें, अगर पूछा जाए कि कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के संस्थापक कौन थे, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसके संस्थापक थे मानवेंद्र नाथ राय। तो ये सारे फैक्ट आप याद कर लीजिए। खाने की शुरुआत किस मुख में खुलता है। खाने की शुरुआत किस मुख में खुलता है। देखिए खाने की शुरुआत मुख गुहा वैकल कैविटी आहार नाल का प्रथम भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजना के समय कौन सी योजना लाया गया था? देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये वर्ष 1974 में लाया गया था और 6वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1980 से 85 के बीच में लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया था। प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित थी? तो प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती जो हैं ये भरतनाट्यम से संबंधित थी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो तमिलनाडु के दक्षिण भारतीय राज्य से उत्पन्न हुई है। यह नृत्य शैली भारत के विभिन्न हिस्सों और विश्व के कई हिस्सों में प्रसिद्ध है। 1957 में उन्हें पद्म भूषण और 1977 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1981 में द इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी चेन्नई में संगीता कला शिखरणी पुरस्कार मिला। वह एकमात्र गैर पश्चिमी नर्तकी थी जिन्हें नृत्य विरासत गठबंधन के संकलन में शामिल किया गया। द इरेप्लेसेबल ट्रेजर्स ऑफ डांस इन अमेरिका द फर्स्ट 100 2000। बंगाली फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने बाला सरस्वती पर एक वृत्त चित्र फिल्म बनाई जिसे बाला 1976 में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? देखिए अभिक्रिया में CuO प्लस H2O Cu कम हो जाता है जबकि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है। इन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होती है, उन्हें रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस महीने में तमिलनाडु तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे कि तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिसका खंडन ना किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए जिसका खंडन ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द अकाट्य होता है, अर्थात जिसका खंडन ना हो के लिए एक शब्द अकाट्य होता है। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऊंट के मुंह में जीरा एक प्रचलित लोकतंत्री अथवा हिंदी मुहावरा है। इसका अर्थ आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होने वाली चीज। हिमालय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखिए हिमालय का पर्यायवाची शब्द होता है हिमगिरी, हिमालय, गिरिराज, पर्वतराज, नगपति, हिमपति, नगराज, हिमाद्री और नगेश, ये आपके हिमालय के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।